वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूजीसी नेट पेपर 1 के इस क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन आरंभ से लेकर वर्तमान तक आज तक जितने सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ के नेतृत्व में, उन सारे सम्मेलन को हम लोग देखेंगे। तो दुनिया का सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण को लेकर वो था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो उनका थीम था, सभी के लिए एक ही पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी पूरी दुनिया के लिए एक है, चाहे वो जितने भी कंट्रीज हैं, लेकिन पृथ्वी तो एक ही है। सभी हम लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं और अगर यहाँ पे क्षति होती है पृथ्वी में, पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के जलवायु में, तो ये क्षति किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए क्षति है। इसीलिए इसका जो थीम था, सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जिसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी राष्ट्र विशेष अपने क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेगा जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता हो। यानी पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कोई भी गतिविधि कोई भी देश नहीं करेगा। सम्मेलन के दौरान ही, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दौरान ही एक संस्था का गठन किया गया जिसको यूएनईपी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यानी यूएनईपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, बता सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? केन्या। और केन्या के किस शहर में? नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। स्टॉकहोम सम्मेलन में कौन कौन सी बातें निकल कर आई? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था 5 जून को। ये जो डेट आपको याद रखना, 5 जून 1972 को। स्वीडन जो देश है उसके स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया, स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसमें कुल 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया इस सम्मेलन में। और ये जो 5 जून है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग का क्या पर्यावरण दिवस, हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। तो वो 5 जून का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। स्टॉकहोम सम्मेलन के याद में, जो दुनिया का पहला पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था, उसके याद में हम लोग प्रत्येक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है पर्यावरण को लेकर, वो 1974 में हुआ, 1974 में हुआ, जिसको कहते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। इसका आयोजन फिनलैंड देश के हेलसिंकी शहर में हुआ था। इसका जो मुख्य थीम था, मुख्य जो इनका विषय था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। ये मुख्य रूप से डेडिकेट था समुद्री पर्यावरण। समुद्र में जो अपशिष्ट फेंकने के कारण, वहाँ पर जो कचरा जमा होने के कारण, वहाँ के जो हम जीव जंतु है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो उनके संरक्षण के लिए, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसका नाम था हेलसिंकी सम्मेलन, जो कि फिनलैंड में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। फिनलैंड के हेलसिंकी में जो सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य विषय क्या था? समुद्री पर्यावरण। इस सम्मेलन के विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका, जिसके कारण यह असफल हो गया। यह सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना तो रखा गया, लेकिन समुद्री जो पर्यावरण की रक्षा करना को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, किस प्रकार रक्षा की जाएगी समुद्री पर्यावरण की, जिसके कारण अस्पष्टता के कारण यह असफल रहा या बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। 1975 में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसको कहते हैं लंदन सम्मेलन। लंदन ब्रिटेन में है। 1975 में लंदन सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। लंदन सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1975 में ब्रिटेन के लंदन शहर में किया गया। और इसका भी मुख्य विषय क्या था? समुद्री कचरे, यानी समुद्र से संबंधित था। समुद्री कचरे, समुद्र में जो कचरे जमा हो गए उसका निस्तारण रखा गया। मुख्य विषय लंदन सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्र से संबंधित था, समुद्री कचरे का निस्तारण, जिसमें कहा गया कि सभी जो भी बाह्य स्रोत से यहाँ कचरा आता है समुद्र में, उसको बाहर ही रोका जाएगा, समुद्र में आने नहीं दिया जाएगा। और समुद्र में जो कचरे पहले से हैं, समुद्र में विद्यमान जो पहले से हैं, उसका भी प्रभावी निस्तारण किया जाएगा।
उसको अच्छे से उसका निस्तारण कर दिया जाएगा ताकि वो हार्मफुल ना बने वहाँ के जीव जंतुओं के लिए। इसी क्रम में वियना सम्मेलन होता है 1985 में। वियना ऑस्ट्रिया शहर में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया देश के वियना शहर में 1985 में वियना सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था ओजोन परत का संरक्षण। याद रखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण को लेकर सबसे पहला सम्मेलन क्या था, उसका नाम क्या था, तो वियना सम्मेलन। ओजोन परत जो कि भारत जो कि ही नहीं पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी के लिए एक कह सकते हैं कि छतरी का काम करती है और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो थी। वो उसे ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है ताकि हम लोग एक अच्छे जीवन जी पाते हैं इसके कारण। इसीलिए ओजोन परत बहुत ज़रूरी है। तो ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं कुछ हमारे कार्यों के कारण। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन हुआ था, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं, ओजोन परत को बचाने के लिए। इस सम्मेलन द्वारा सभी राष्ट्र एकमत होकर ऐसी वैकल्पिक स्रोतों के चयन के लिए सहमत हुए जो ओजोन परत के लिए हानिकारक थी। यानी ओजोन परत के लिए जो हानिकारक गैसें हैं उसके, जैसे हम लोग एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये CFC क्या करती है, ओजोन परत के क्षरण में बहुत ही बड़ा इसका रोल है CFC का। तो इस प्रकार हम लोग वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर, मतलब AC के जगह, रेफ्रिजरेटर के जगह कुछ वैकल्पिक स्रोत या कुछ इसके टेक्नोलॉजी में इस पर परिवर्तन किया जाए, यहाँ से CFC का उत्पादन ना हो और वो ओजोन परत को जो कि हानि पहुँचाती है वो ना पहुँचे। यानी वैकल्पिक स्रोतों के उत्पादन, वैकल्पिक स्रोतों के चयन के पर जोर दिया गया किस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन 1985, जो कि ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था। इसी के तहत भारत में इसी क्रम में 1986 में एक एक्ट पारित होता है, इसे भी हम लोग को जानना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में 1986 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट को पारित करने के पीछे भारत के कुछ आंतरिक कारण थे। देखते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में पारित किया गया। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, 1986 में। इस अधिनियम को पारित करने का जो मुख्य कारण था वो था भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड में हजारों लोग मर गए थे और यहाँ पे एक गैस का रिसाव हो गया था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि हानिकारक गैस थी, इसके रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की भारत में मृत्यु हो गई थी और वो घटना हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को। इसी घटना से सबक लेते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया और इसके लिए कुछ नियम शर्तें लगाई। देखते हैं क्या क्या था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करने का दूरगामी कारण भारत में स्टॉकहोम के पर्यावरण नियमों को लागू करना था। स्टॉकहोम में जो पहला सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, उसे तो लागू करना ही था। इसके साथ ही इसमें भारत में जो उद्योग थे, कारखाने या किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अब कहा गया कि भारत सरकार से अनुमति लेना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ भी उद्योग कोई भी लगा देते थे और जब कोई घटना हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, तो रिस्पॉन्सिबल कैसे किससे ठहराया जाए, वो वहाँ से निकल जाते थे। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, आपको लाइसेंस लेना होगा, अनुमति लेना होगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। इसके अलावा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष, इसके अलावा इसमें एक कमिटमेंट किया गया, भारत सरकार प्रत्येक साल पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए योजना बनाएगी उसका और कार्यान्वयन भी करेगी। इसी के तहत में 1987 में और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में, और यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में शहर में आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य विषय था वह वियना सम्मेलन से ही संबंधित था। हम लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन का संबंध किससे था, ओजोन से, ओजोन परत के लिए।
वियना सम्मेलन का संबंध था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, तो यहाँ भी ओजोन परत का संरक्षण रखा गया। यानी कौन से सम्मेलन ओजोन परत से संबंधित थे आपसे पूछा जाएगा, तो वियना और मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 1987 में। इस सम्मेलन के माध्यम से सभी राष्ट्र एकमत होकर ऐसी गैसों के कटौती के लिए तैयार हुए जो ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के विघटन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, तो CFC सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। यानी इस प्रकार के गैसेस का उत्सर्जन कम हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, इस प्रकार की बातें इस सम्मेलन में की गई। अगला सम्मेलन जो प्रमुख होता है वह है टोरंटो सम्मेलन 1988। टोरंटो 1988 टोरंटो सम्मेलन कनाडा के टोरंटो शहर में 1988 में हुआ। इसका जो मुख्य विषय था सम्मेलन का टोरंटो का, ग्रीन हाउस गैसों, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो निरंतर बढ़ते जा रहा है, इसके अंतर्गत आने वाली जो मुख्य गैस है CO2 के उत्पादन को कम किस प्रकार किया जाए और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया को किस प्रकार बचाया जाए, इसके विषय में विचार विमर्श किया गया। आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो टोरंटो सम्मेलन 1988। और सभी राष्ट्र एकमत रूप से सहमत हुए कि इसको किस प्रकार करना है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि जो अविकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, उन्हें तो अभी विकास करना था, उन्हें डेवलपमेंट करना था, और अगर वो कुछ काम करते हैं, फैक्ट्री इस प्रकार के लगाते हैं, तो वहाँ तो CO2 का उत्सर्जन होगा ही। तो उसे इस एग्रीमेंट पर साइन करने में भारी आपत्ति थी। उनको लगता था कि इससे मेरा विकास रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसीलिए अंततः क्या हो गया, सभी देश इसमें एक नहीं हो पाए और यह सम्मेलन असफल हो गया। टोरंटो सम्मेलन 1988 असफल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए जो अविकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी थी, उनकी प्रगति के लिए कुछ प्रावधान करना था, जो कि इसमें नहीं हो पाया। अब देखते हैं रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन 1992, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 को हुई थी। इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरियो का शॉर्ट नाम रियो, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। 1992 में हुआ था। इसमें भी काफ़ी देशों ने भाग लिया, 178 देशों ने भाग लिया। इसके अलावा बहुत सारे NGOs थे, उनको भी शामिल किया गया। बहुत सारे कॉरपोरेट थे, वो भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इसीलिए भविष्य के लिए यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसलिए इसका नाम भी दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। सिर्फ रियो सम्मेलन ही नाम नहीं दिया गया, इसका नाम अलग नाम दिया पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और भविष्य के लिए, और अच्छे से इसका क्रियान्वयन भी हुआ। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना। इसमें लिखित रूप से एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया है। आपसे पूछा जाएगा रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो सम्मेलन में कौन सा दस्तावेज तैयार किया गया? एजेंडा 21। या एजेंडा 21 किस पर्यावरण सम्मेलन का विषय है? तो रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। एजेंडा 21 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र सरकार प्रमुख समूहों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर 21वीं शताब्दी के लिए एक व्यापक योजना है, जो पर्यावरण पर मानव के प्रभाव पर आधारित है। पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आधारित है एजेंडा 21। इसके माध्यम से सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी मुख्य बात थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था ये। एजेंडा 21 के प्रमुख बिंदु निम्न से कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, इसे देखते हैं। ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए, यानी एनर्जी जो भी है
जहाँ से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं उसका कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए ताकि उसका क्षय ना हो और भविष्य के लिए भी बनी रहे। सतत रूप से ये सस्टेनेबल तरीके से उसका प्रयोग करना है। किसानों को भी पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए ताकि वो उसी प्रकार के फसल का उत्पादन करें और उसे फसलों में किसी प्रकार का हानि भी ना हो। प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी अर्थदंड लगाएं। अगर कोई संस्था प्रदूषण फैलाती है तो कोई कंपनी प्रदूषण फैलाती है तो उस पर दंड लगाया जाए, उसके पर पेनाल्टी लगाया जाए। इसका प्रावधान इसमें किया गया। पर्यावरण विकास के मध्य के मुद्दों को समझा जाए। पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझा जाए। सिर्फ विकास ही नहीं, विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो, इस पर समझाया जाए, लोगों में समझ आए और इसी अनुसार से आगे की रणनीति तय हो। एजेंडा 21 का ये सारे मुख्य विषय थे। अब जो अगला महत्वपूर्ण समय वो है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जो कि फ्रांस में है, पेरिस में हुआ था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत एक समझौता है। UNFCCC का क्या नाम हो गया? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए। देशों ने हस्ताक्षर किया, जो कि UNFCCC के मेंबर थे उन्होंने हस्ताक्षर किया। और यह जलवायु परिवर्तन समन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। इस समझौते पर 196 देशों ने भाग लिया था। पेरिस जलवायु समझौता पर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए। फ्रांस में 21वीं सदी 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को शॉर्ट में कोप, जो कि पहला कोप कब हुआ था? 1995 में, 1995 में फ्रांस में 21वां था फ्रांस में जो हुआ था। और सबसे पहला कब हुआ था? 1995 में। सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए। कोप ऑफ पार्टीज जो प्रत्येक साल में होने का है, कभी कभी किसी घटना कारण नहीं हो पाती है, लेकिन कोप सम्मेलन प्रत्येक साल होने का, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। कोप का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो फ्रांस में 21वीं कोप हुआ था। 21वीं कोप, जिसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते थे, में इस पर हस्ताक्षर किया गया पेरिस समझौता पर। वर्तमान में समझौते के तहत UNFCCC के 190 सदस्य दल हैं। UNFCCC में 190 सदस्य देश हैं जिन्होंने कोप 21वां जो कि फ्रांस में हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे। और हाल ही में आप लोग घटना सुने, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे USA के, तो वो इसी पेरिस सम्मेलन से हट गए थे। पेरिस सम्मेलन के साथ जो समझौता हुआ था, उन्होंने कहा कि इसे नहीं मानेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता संस्था है UNO का, जो पर्यावरण समझ, इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, UNCED। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अब देखते हैं UNFCCC, जिसमें कि हम लोग देखें कि 190 देशों ने इसमें साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। UNFCCC का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इसका हिंदी में अगर देखें, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पृथ्वी सम्मेलन में 154 देशों द्वारा 1992 में हस्ताक्षर किया गया था। UNFCCC पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1992 में, जिसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। 21 मार्च 1994 को UNFCCC में जो हस्ताक्षर किया गया वह लागू हो गया पूरी दुनिया में। और इसका मुख्यालय, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? बॉन में। बॉन कहाँ है? जर्मनी में। इसका मुद्दा जलवायु परिवर्तन में सुधार करना था।
जलवायु परिवर्तन में सुधार करना UNFCCC का मुख्य मुद्दा है, जिसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है, और यह 1994 से पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कोप कहते हैं, प्रत्येक सालाना सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर। कोप का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यह पृथ्वी सम्मेलन को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए, पृथ्वी सम्मेलन जो रियो सम्मेलन हुआ था उसको अच्छे से लागू करने के लिए प्रति वर्ष होने वाला UNFCCC के अंतर्गत सभी देशों का कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन है। यानी UNFCCC के जितने पार्टी है, जितने इसके मेंबर हैं, वो प्रत्येक साल में एक बार मिलते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और सभी देश मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार आगे रणनीति बनाया जाए कि आगे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन यानी प्रथम कोप 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। पहला कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को बर्लिन में हुआ था। और बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। अब देखते हैं मुख्य कोप, जो मेन कोप सम्मेलन हुए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 3 इम्पोर्टेंट था, जो कि क्योटो जापान में हुआ था। इसी प्रकार रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2002 में हुआ था, कोप 10 था वो। कोप 13 इंडोनेशिया में हुआ। कोप 15 कोपेनहेगन में हुआ। तो ये मुख्य थे। देखिए आप कोप जो 21 अभी हम लोगों ने देखा है, कोप 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में 2015 में। इसी प्रकार प्रत्येक साल होता है। अभी 2019 में हुआ, फिर कोविड के कारण अभी नहीं हो पाया है। चिली में हुआ था जो कि 2019 में हुआ था, और कोविड के कारण अभी फिलहाल सम्मेलन नहीं हो पाया है। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य जो विषय था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना। एजेंडा 21 जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, उसे और अच्छे से लागू करना न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 का मुख्य उद्देश्य था। इसी के बाद जो अगला सम्मेलन था वो नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन केन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। इसमें सामान्य सा कॉन्सेप्ट किया गया, अब तक पर्यावरण से संबंधित जितने भी संधि हुए हैं उसको प्रभावी तरीके से लागू किस प्रकार किया जाए, इसी पर विचार विमर्श के लिए नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो कहाँ है? जापान में है। तो जापान के क्योटो शहर में 1997 में यह सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य विषय था, ये इसका भी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग इसका मुख्य विषय था। इसके अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे उत्तरदायी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस प्रकार कम हो, उसका कटौती किस प्रकार किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने कार्बन डाइऑक्साइड में के उत्पादन में कटौती यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के लिए सहमत हुए। सभी देश सहमत हुए कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन हो और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए, इसके लिए सभी देश सहमत हुए और एग्रीमेंट हुआ। सिएटल सम्मेलन ये हुआ था 1999 में। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में हुआ था 1999 में। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। यानी जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, ये नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड में किसी भी तरीके का व्यापार व्यवसाय किया जाए जो पर्यावरण के प्रतिकूल भी रहे, तो उसको भी कहा गया कि नहीं, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना होगा, क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई व्यापार होगा तो उसे पर्यावरण के संरक्षण में लाना होगा, सभी देशों को इसका ख्याल करना होगा। तो विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? सिएटल सम्मेलन 1999 का। अब जोहान्सबर्ग सम्मेलन जिसको रियो प्लस 10 कहते हैं। रियो प्लस 10 क्यों कहते हैं? क्योंकि रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में।
और ये हो रहा है कब? 2002 में। यानी रियो सम्मेलन के 10 साल पूरे हो गए, तो इसीलिए इसको रियो प्लस 10 कहा जाता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा किस सम्मेलन को रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? 2002 में। इसका मुख्य विषय था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट अभी आज के डेट का डिमांड है, आज के समय का ये डिमांड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़े भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनी रहे, सतत विकास कहलाता है। यानी आज अगर हम कोयला का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कोयला एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, और उससे आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या करेंगे। तो इस प्रकार हमें ऐसे चीज़ों का उपयोग करना है अपने ईंधन के लिए, अपने एनर्जी के लिए, जो ख़त्म ना हो, जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसे भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि संसाधनों का हम ख़त्म करके पूरी दुनिया से चले गए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थिति बहुत ही कठिनाई वाला हो जाएगा। तो सतत विकास में कहा जाता है कि ऐसा प्राकृतिक संसाधनों का हमें प्रयोग करना है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनी रहे, कि वो ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए आजकल हम लोग सोलर एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, पवन ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये इस प्रकार का एनर्जी के स्रोत हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यही है सतत विकास, जो अभी समय का डिमांड भी है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए भी, यहाँ गरीबी उन्मूलन की भी बात की गई, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी दी गई। आपसे ये पूछा जाएगा गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष कब स्थापित किया गया? ये 2002 में स्थापित किया गया। किस सम्मेलन में? जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। अब जो अंतिम सम्मेलन हम लोग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन, वो है रियो प्लस 20। आप समझ गए होंगे इसको प्लस 20 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि रियो सम्मेलन जो 1992 में हुए थे उसके 20 साल हो गए थे। ये सम्मेलन 20 साल के बाद हो रहा था, इसीलिए इसको 2012 में हो रहा था और ये 1992 में हुआ था। 20 साल का जो गैप है, इसीलिए इसका नाम दिया गया रियो प्लस 20। इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2012 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था सतत विकास पर बल देना। अब सतत विकास का अभी चला जा रहा है कॉन्सेप्ट, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करते हैं और सतत विकास पे जोर देते हैं तो निश्चय ही पर्यावरण से संबंधित सभी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए अभी जितने भी सम्मेलन होते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जरूर शामिल किया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है जो कभी ख़त्म ना हो। इसका जो मुख्य थीम था वो था फ्यूचर वी वांट। इसका मुख्य थीम था रियो प्लस 20 2012 का। तो अभी हम लोग देख रहे थे अब तक पर्यावरण से संबंधित जितने सम्मेलन हुए थे उसको हम लोगों ने देख लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है। ये आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 9 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे प्रत्येक दिन नेट जीआरएफ पेपर 1 की वीडियो अपलोड कर दी जाती है, जिससे आप बिल्कुल मुफ्त में आराम से देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं भी देखा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यूनिट 9 से संबंधित जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट है उसका सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी प्रकार आप अगर प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं, वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को जानदार बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।